Hello students and welcome to today's biology class. So in the previous class we were discussing about biotechnology. We have started chapter number 11, that is biotechnology principle and processes, and we have seen that it is a very advanced modern field of biology where we can manipulate genes, where we can engineer genes, and we can create recombinant DNA. So today we'll discuss about the tools that we will require to carry out a recombinant DNA technology. तो चलो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन, दैट इज द टूल्स ऑफ recombinant DNA technology. Now there are four basic tools that we will require for carrying out recombinant DNA technology. सबसे पहला वाला आपका होता है restriction enzymes. Now remember, these enzymes are those molecules which can cut the DNA at specific site. तो जब हम लोग इंजीनियरिंग का बात कर रहे हैं तो वी हैव टू कट द डीएनए, वी हैव टू जॉइन द डीएनए, वी हैव टू मॉडिफाई द डीएनए, तो ये सब करना पड़ेगा. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक टाइप का एंजाइम यूज करते हैं, एक ग्रुप ऑफ एंजाइम्स इनफैक्ट, जो डीएनए को स्पेसिफिक साइट में काटता है. दे आर ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर्स, क्योंकि वो मॉलिक्यूलर लेवल पे एक सीजर की तरह काम करते हैं. दे कट एट मॉलिक्यूलर लेवल. दैट इज द रीजन दे आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर्स दैट cleave the DNA at specific sites. Now second thing is the cloning vector. Now a cloning vector, actually it is a plasmid or bacteriophage. Bacteriophage मतलब the genetic material of the virus. The word bacteriophage literally means virus, virus which infect bacteria. ठीक है, तो bacteriophage का DNA हम लोग ले सकते हैं, या फिर हम लोग प्लाज्मिड्स ले सकते हैं which are extra chromosomal DNA, और उसके अंदर हम अपना desired DNA insert करेंगे. We'll insert the desired DNA into these vectors. These vectors carry the desired DNA to the host organism. ठीक है, अभी ऐसा है कि आप डीएनए डायरेक्टली किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं डाल सकते, तो आपको उसको पहले एक वेक्टर के अंदर इंसर्ट करना पड़ेगा और फिर आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा एक होस्ट ऑर्गेनिज्म में. या आप इस तरह से समझ लो, अगर आपको कोई चिट्ठी लिखना है किसी को, आप चिट्ठी लिख लेते हो, तो चिट्ठी डायरेक्टली आप किसी को नहीं भेज सकते हो. यू हैव टू पुट इट इनसाइड एन एनवेलप, राइट द एड्रेस ऑन द एनवेलप एंड देन सेंड इट. तो अभी इमेजिन कर लो, वो लेटर जो आप लिख रहे हो दैट इज योर डिजायर्ड डीएनए, और जो एनवेलप आप लोग यूज कर रहे हो जिसके अंदर उसको डाल के भेज रहे हो, वो हो गया आपका क्लोनिंग वेक्टर. So plasmids and bacteriophages are very commonly used for this purpose because they have the ability to carry the foreign gene and replicate independently within the host cell, which is generally bacteria. The third thing is a competent host. A competent host एक वैसा होस्ट होता है जो हमारे डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट को वो एक्सेप्ट कर सकता है और उसको वो होस्ट एक्सप्रेस भी कर सकता है. मतलब हम जो डिजायर्ड डीएनए उसके अंदर डालेंगे उसको वो एक्सप्रेस करना चाहिए ना. ये एक चीज आप लोग समझ लो कि हम सारे जीन्स को किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल के एक्सप्रेस नहीं करवा सकते हैं. वी कैन नॉट डू दैट. ओनली सर्टेन कॉम्पिटेंट होस्ट आर देयर जिसके अंदर आप लोग कोई फॉरेन जीन डालोगे तो वो एक्सप्रेस कर पाएगा. तो वैसे कॉम्पिटेंट होस्ट हमें चाहिए. ठीक है, दैट इज द थर्ड टूल. एंड द फोर्थ टूल इज ए बायोरिएक्टर. ये एक्चुअली एक टूल तो नहीं है, दिस इज ए कंप्लीट प्रोसेस. बायोरिएक्टर्स, they are very large cylindrical vessels which are used to culture the recombinant bacteria in large scale, okay, for producing the desired products. तो यहाँ पे क्या होता है, बायोरिएक्टर जो होते हैं दो वर्ड से बना है, आप देख सकते हो. बायो मीन्स लिविंग, रिएक्टर मीन्स व्हिच कैरीज आउट द रिएक्शन. ठीक है, तो ये बहुत बड़े बड़े वेसल्स होते हैं जिसके अंदर कल्चर मीडिया रहता है फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. तो हमने क्या किया, पहले अपना डिजायर्ड डीएनए एक होस्ट में डाला, एक कॉम्पिटेंट होस्ट में डाला. अब उस बैक्टीरिया को हमें ग्रो करना पड़ेगा, क्योंकि एक बैक्टीरिया से आपको उतना प्रोडक्ट नहीं मिलेगा. तो उस बैक्टीरिया के बहुत सारे कॉपीज बनाएंगे, तब जाके सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आपको प्रोडक्ट मिलेगा जो हम लोग यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो उसीलिए उसको हमें लार्ज स्केल में कल्चर करना पड़ता है, लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करना पड़ता है. एंड दैट इज डन इन दिस इक्विपमेंट्स कॉल्ड एज bioreactors. So these are the four basic tools for recombinant DNA technology. Now let's start with the first tool, that is restriction enzymes. तो restriction enzymes, उसका पहले introduction लिख लेना थोड़ा. 1963 two enzymes were isolated from E. coli that restricted the growth of bacteriophages. तो E. coli से दो enzymes ऐसे isolate किए गए थे 1963 में, जो देखा गया कि वो बैक्टीरियोफेज यानी वायरस का ग्रोथ रोक दे रहा है, क्योंकि वायरस कैन इन्फेक्ट इकोलाई. तो इकोलाई अपने डिफेंस मैकेनिज्म के लिए वो दो ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करता था जो बैक्टीरियोफेज का जो ग्रोथ है, वायरस का जो ग्रोथ है, उसको रोक लेता था. ठीक है, इट रेस्ट्रिक्ट्स. तो एज बिकॉज इट यूज्ड टू रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ, उसका नाम पड़ गया रेस्ट्रिक्शन
enzymes. ठीक है. Now in the year 1970, H.O. Smith, T. Kelly and K. Wilcox, they were the first person to isolate the first restriction endonuclease, that is HIND2, from the organism Haemophilus influenza. तो सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो आइसोलेट हुआ था वो था आपका HIND2. दिस इज द नेम ऑफ द एंजाइम HIND2, और कैसे उसका नाम दिया जाता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे इन दिस स्लाइड ओनली. And it was discovered by H.O. Smith, T. Kelly, and K. Wilcox in the year 1970. And this enzyme was isolated from an organism called as Haemophilus influenza. Till date, more than 900 restriction enzymes have been isolated. तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो लोग प्रोड्यूस करते हैं. बेसिकली ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं हम लोग ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही आइसोलेट करते हैं, बिकॉज दैट इज देयर मोड ऑफ डिफेंस. तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक मोड ऑफ डिफेंस होता है, एक डिफेंस मॉलिक्यूलर उनका एक कंपोजिशन होता है. ठीक है, तो मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वी हैव ऑलरेडी आइसोलेटेड. नाउ नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स. नोमेनक्लेचर मींस हाउ दे आर नेम्ड, इनको ये नाम कैसे दिया जाता है. हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ा था क्लास 11th में, जहाँ पे हर ऑर्गेनिज्म का दो नाम दिया जाता है. पहला नाम उसका जीनस नेम होता है, दूसरा नाम स्पीसीज नेम होता है. सिमिलरली ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है इनका भी नोमेनक्लेचर होता है, इनका भी एक नेमिंग प्रोसेस होता है. ऐसा नहीं है कि कोई भी एंजाइम का कुछ भी नाम आप डाल दोगे, यू कैन नॉट डू दैट. सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फॉलो ए स्पेसिफिक गाइडलाइन टू नेम this kind of enzymes. Now let us see what this is. सबसे पहला, the first letter is the first letter of the genus name. जिस ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट किया जा रहा है उसके जीनस नेम का पहला लेटर एंजाइम का पहला लेटर होता है. जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल ले लो HIND2. HIND2 was isolated from Haemophilus influenza. Haemophilus is the genus name. तो उसका जो पहला लेटर है H, वो एंजाइम का पहला लेटर आ जाएगा. ठीक है, क्लियर? दैट इज द फर्स्ट वन. सेकेंड होता है, सेकेंड एंड द थर्ड लेटर्स are the first two letters of species name. Second letter और third letter species name का दो letters होता है. तो इसका species name क्या था? Haemophilus influenza, IN, the first two letters of species name. तो इसका नाम क्या हो गया? HIN, H Haemophilus, IN influenza. ठीक है. The fourth letter is basically derived from the strain of the bacteria. तो ये हमने पहले भी देखा है, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में भी हमने देखा है कि बैक्टीरिया अलग अलग स्ट्रेन के हो सकते हैं. उसमें हमने R स्ट्रेन, S स्ट्रेन देखा था, स्मूथ स्ट्रेन, रफ स्ट्रेन. वैसे बहुत सारे स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं. तो यहाँ पे D है, मतलब इट इज फ्रॉम D स्ट्रेन. ठीक है, सो दिस स्पेसिफिक एंजाइम वाज आइसोलेटेड फ्रॉम D स्ट्रेन ऑफ Haemophilus influenza. तो फोर्थ लेटर हमेशा स्ट्रेन का फर्स्ट लेटर होता है. एंड द फिफ्थ वन इज ए न्यूमेरिकल. तो लास्ट में जो फिफ्थ एक डेजिग्नेशन है वो एक न्यूमेरिकल होता है. इट्स नॉट ए लेटर और एन अल्फाबेट. द फिफ्थ न्यूमेरिकल इज द नंबर ऑफ द एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम दैट ऑर्गेनिज्म. उस ऑर्गेनिज्म से कौन सा एंजाइम आइसोलेट किया गया था उसका नंबर है. लाइक Haemophilus influenza से एक एंजाइम पहले आइसोलेट किया गया था, उसके बाद सेकेंड एंजाइम जो आइसोलेट हुआ वो था HIND2. ठीक है, तो ये जो नंबर 2 है दिस मींस कि सेकेंड एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम Haemophilus influenza. So this is how the name is given. एक और एग्जांपल देख लेते हैं, EcoR1. देखो ये वाला एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूं आपको, इसको हम बहुत कॉमनली यूज करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग में. ठीक है, EcoR1 इसलिए दिया गया, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम Escherichia coli RY13 strain. ठीक है, E the first letter of the genus name Escherichia, CO the first two letters of species name coli, R is the strain name, RY13 strain है तो R, और 1 मतलब this is the first enzyme to be isolated from Escherichia coli RY13 strain. So this is how the name is given to these kind of restriction enzymes. Okay. Now how restriction enzymes actually function, कैसे वो function करते हैं. तो ये आपका डायग्राम है, there's a diagram on your right hand side of the screen and I'll explain it first. तो restriction enzymes are of two types. ये दो टाइप के होते हैं. एक होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, दूसरा होता है रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस. तो आप जानते ही हैं एंडो मींस इनसाइड, एक्सो मींस आउटसाइड. ठीक है, तो एंडोन्यूक्लियस मतलब जो डीएनए को बीच से काटेगा, इट विल कट द डीएनए फ्रॉम बिटवीन, तो उसको एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं. रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस क्या होता है, जो एंजाइम को डीएनए को बाहर से काटता है, मतलब टुवर्ड्स द 3 प्राइम एंड और टुवर्ड्स द 5 प्राइम एंड. इफ इट इज कटिंग द डीएनए टुवर्ड्स द आउटर साइड इट इज एक्सोन्यूक्लियस, बट इफ इट इज कटिंग द डीएनए स्पेसिफिकली विद इन द डीएनए, वो बीच में से कहीं उसको काट रहा है,
तो उसको एंडोन्यूक्लियस. नाउ द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस recognize a specific 6 nucleotide palindromic sequence on the DNA to which they bind, called as recognition site. तो ये कैसे काम करते हैं? ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो पहले एक 6 न्यूक्लियोटाइड का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस डीएनए पे रिकॉग्नाइज करेगा, उसको हम लोग रिकॉग्निशन साइट बोलते हैं. लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल हमने दिया हुआ है इको R1 का. ठीक है, तो इको R1 जो होता है उसका रिकॉग्निशन साइट होता है GAATTC. इसका मतलब यह है कि डीएनए में जहां पे GAATTC सीक्वेंस होगा वहां पे जाके ये एंजाइम बाइंड करेगा. इट विल बाइंड टू दैट स्पेसिफिक प्लेस. जैसे हमने पहले भी देखा था ट्रांसक्रिप्शन में प्रोमोटर पे आके ही एंजाइम बाइंड करता है. रेप्लिकेशन में हमने देखा था ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में आके एंजाइम बाइंड करता है. तो वैसे ही यहाँ पे भी आप देखोगे कि इको R1 विल बाइंड टू दिस सीक्वेंस GAATTC. अब हमने बोला पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. पैलिंड्रोम का मतलब होता है कि अब अगर सामने से पीछे की तरफ आप पढ़ोगे जो सीक्वेंस होगा, पीछे से सामने की तरफ भी वही सीक्वेंस होगा. ओके, simply said, if you read from the 3 prime to 5 prime end, it is the same, and from 5 prime to 3 prime also it is the same. ठीक है, GAATTC. लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स आप एक चीज मार्क करो, GAATTC अगर सिर्फ इस सीक्वेंस को हम लोग देखेंगे ये पैलिंड्रोमिक है नहीं. ठीक है, GAATTC हो जा रहा है. लेकिन आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है. राइट, सो हियर यू कैन सी द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. तो अगर यहां से 5 प्राइम से 3 प्राइम GAATTC है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा ऑन द अदर साइड GAATTC. ठीक है, तो ये एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ही है. दो अगर आप सिर्फ GAATTC को देखोगे पैलिंड्रोमिक नहीं कहलाता, लेकिन जब आप डबल स्टैंडर्ड डीएनए को देखोगे, क्योंकि डीएनए हमेशा डबल स्टैंडर्ड होता है, तो ऊपर का जो है फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम GAATTC, नीचे का इन द ऑपोजिट डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम GAATTC. मतलब सामने से पीछे की तरफ जो है, पीछे से सामने की तरफ भी वही सीक्वेंस है. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. After recognizing this sequence, these restriction enzymes will cut at a specific point in the recognition site, which is called as restriction site. तो ऐसा नहीं है कि ये जो recognize किया इन्होंने सीक्वेंस को कहीं पे भी काट लेंगे, randomly कहीं पे भी काट लेंगे. No, that will not take place. They will cut at a specific point. एक ही specific point में काटेंगे. इको R1 कहाँ पे काटता है? Between G and A. तो इस सीक्वेंस में अगर देखोगे तो G and A का सीक्वेंस यहाँ पे, तो G और A के बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है उसको वो काट देगा. It will cut that specific point. So when it is cutting it out here, you can see in this diagram, तो यहाँ पे कट कर रहा है वो. यहाँ देखिए एरो मार्क है, तो यहाँ पे कट करेगा दूसरे स्ट्रैंड का यहाँ पे between G and A. G and A of the coding strand, G and A of the non coding strand. दोनों में वही जगह पे काटेगा. Now बीच में आपका A और T का सीक्वेंस है which is hydrogen bonds. ठीक है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दैट 2. तो वीकर बॉन्ड्स होते हैं. तो जहां यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट जाएगा, यहाँ से कट गया और यहाँ से कट गया, तो ये बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो भी ऑटोमेटिकली डिटैच हो जाते हैं बिकॉज दे आर वीकर बॉन्ड्स. सो यू विल फाइंड अ सीक्वेंस लाइक दिस. कुछ इस तरह का सीक्वेंस आप लोग देखोगे. तो ये एक सीक्वेंस हो गया. अब दूसरा डीएनए भी आपने उसी से काटा है, तो उसका भी ऐसा एक सीक्वेंस आएगा. नाउ दीज आर कॉल्ड एज स्टिकी एंड्स. तो जब आप इको R1 से काटते हो किसी भी डीएनए को, तो वो G और A के बीच में काटेगा और एक इस टाइप का पैटर्न फॉर्म होगा जिसको स्टिकी एंड बोला जाता है. स्टिकी एंड क्यों बोला जाता है? ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है. आप उसको थोड़ी देर छोड़ दोगे तो वो फिर से ज्वाइन कर जाएंगे. ठीक है, दे कैन ज्वाइन बैक अगेन बिकॉज A के अगेंस्ट में T है, T के अगेंस्ट में A है. तो यहाँ का एक जो सीक्वेंस है A और T का वो अल्टरनेट सीक्वेंस है, वो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इट कैन रीजॉइन डायरेक्टली. तो उसको बोला जाता है स्टिकी एंड. यस, देयर आर सर्टेन एंजाइम्स जो ब्लंट एंड कट भी फॉर्म करते हैं. ब्लंट एंड कट का मतलब होता है सपोज ये A और T के बीच में काट देता है. इफ दिस एंजाइम वुड कट बिटवीन T एंड A, तो आप देखोगे कि ये जो डीएनए सीक्वेंस है कुछ इस तरह का फॉर्म हो जाता है लाइक दिस. ठीक है, तो इट विल नॉट बी स्टिकी एंड एनीमोर, इट विल बिकम ए blunt end cut. So there are some enzymes which carry out blunt end, but हम लोग इको R1 यूज इसीलिए करते हैं क्योंकि वो स्टिकी एंड होता है. इजीली हम उसको कहीं पे रिकॉम्बिनेशन करवा सकते हैं. ठीक है, now this is the total process how it is done. First you will identify the foreign gene, then cut the segment of foreign gene by restriction endonuclease, then isolate the plasmid which is the vector DNA, cut the vector DNA with the same enzyme. जिस एंजाइम से आपने फॉरेन डीएनए को काटा है उसी एंजाइम से आप प्लाज्मिड को भी कट करोगे. नाउ यू विल जॉइन दिस सेगमेंट. ये जो सेगमेंट है आपका फॉरेन डीएनए का उसको जॉइन कर दोगे विद द प्लाज्मिड. सो दिस न्यू काइंड ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए. तो इसीलिए इस टेक्नोलॉजी का नाम पड़ गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी.
Then you will insert this recombinant DNA into a bacteria to express it. You will allow the bacteria to divide in a bioreactor or in a culture medium. तो उसको डिवाइड करने लगेंगे, वो जितना भी डिवाइड करेगा आपका डिजायर्ड डीएनए उतना रेप्लिकेट करेगा, एट द सेम टाइम वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा. So this is the significance of the restriction endonucleases, the first tool in genetic engineering. In the next class, we'll move on to the second tool, that is the cloning vectors. Thank you everyone.